नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए। आप यदि इन मॉडल पेपर को अच्छा से देख लेते हैं तो आप परीक्षा में बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि इसी आधार पर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर से भी 30% परीक्षा में क्वेश्चंस आता है, 30%, और तब मॉडल पेपर के प्रश्नों को आप अच्छा से जरूर याद कर जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, और आप इन सारे प्रश्नों को लिख लेंगे, जरूर याद कर जाएंगे। ये 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12th फिजिक्स मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया है, उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर। दोस्तों, सेक्शन ए और बी में क्वेश्चन बटा होता है, जिसमें सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है और बी में आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये सेक्शन ए हम लोग देखेंगे। सेक्शन ए में टोटल 70 प्रश्न होता है, जिसमें आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो चलिए हम लोग 70 में 70 प्रश्नों का उत्तर इसमें देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें गलत सलत भी उत्तर बताया गया होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश घनत्व का मात्रक आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, यानी आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, जो निर्वात की वैधुतता कहलाती है। आप याद रखेंगे परमिटिविटी है। तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर होता है, आप याद रखेंगे। ये परमिटिविटी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट है, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यानी Q आवेश दिया गया है, उससे R दूरी पर विद्युत तीव्रता बताना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको बतानी है। Q से R दूरी पर, तो Q से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, विद्युत तीव्रता का जो मान होता है, वो होता है आपका 1/4 एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन नॉट कहिए, एप्सिलॉन नॉट QY/R²। याद रखें QY/R², जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ऑप्शन बी सही है, 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट पढ़िए Q/R²। अगला है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ ऑप्शन दिया Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट बाई Q या Q² नॉट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Q/एप्सिलॉन नॉट। Q/एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इसको याद कर जाएंगे। जो द्विध्रुव होता है ना, उसका निरक्षीय 2 स्थिति होता है, एक निरक्षीय और एक होता है अक्षीय स्थिति में, और दोनों स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना होता है, जिसका मान हो जाएगा, आप याद कर जाएंगे, 0। अगर यह कहता है निरक्षीय स्थितियाँ देख लीजिए अच्छा से, निरक्षीय स्थिति में कहता है तो निरक्षीय स्थिति में हमेशा जो विभव का व्यंजक होता है वो हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होगा?
शून्य होगा। इसको आपको याद कर जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? तो देखिए, आप संधारित्र पढ़े होंगे, कैपेसिटर पढ़े होंगे, तो पता होगा कि दो प्लेट समानांतर लगाया जाता है, एक कंडेंसिंग होता है और एक कलेक्टिंग प्लेट होता है। तो जितना प्रथम पर आवेश होता है ठीक उतना ही आवेश प्रेरित होता है सेकंड पर, और दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों का योग हो जाएगा शून्य, क्योंकि फर्स्ट पर जितना आवेश है उतना ही क्या है सेकंड प्लेट पर आवेश है, तो सबका योगफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला, आवेश का बीमा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का बीमा क्या होता है? ए टी के पावर -1 या ए के पावर -1 इंटू टी या ए टी स्क्वायर। तो आवेश का जो बीमा होता है वो आवेश का बीमा आप याद कर जाएंगे, ए टी होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ए टी होता है। ऑप्शन ए है आपका। अगला, निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है? ऑप्शन दिया, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युधारिता या विद्युत क्षेत्र। किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो वह विद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है? आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट इसमें से कोई नहीं है, इनमें जो भी दिया गया इनमें से कोई यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता होता है। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता क्या होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर समानांतर क्रम में कहता है जिसकी धारिता C है तो C प्लस क्या हो जाएगा? C समानांतर क्रम में कहेगा। वहीं श्रेणी क्रम में कहता तो 1/C प्लस क्या हो जाता है? 1/C हो जाता। ठीक है, यह हो गया आपका समानांतर क्रम के लिए, यह हो गया नहीं, ये हुआ समानांतर क्रम के लिए और यह हो गया श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप याद करें, प्रतिरोध का भी समानांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन होता है, लेकिन प्रतिरोध में ठीक है यहाँ संधारित्र का उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम कहेगा तो R1 + R2 होता है श्रेणी क्रम में, और समानांतर में 1/R1 + 1 क्या होता है? R2 होता है। और ठीक इसके उल्टा होता है संधारित्र के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये समानांतर का होता है तो C + C हो जाएगा, और श्रेणी कहेगा तो 1/C + 1/C हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। C + C जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, फिर कहता है म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण बताना है। तो विचलन कोण को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। थीटा बराबर होता है, आप याद करेंगे, μ-1 × ए, जहाँ ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, μ-1 × ए। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वह कैसा होता है, ये बताना है। सूर्य के यहाँ दिया ऑप्शन सतत, रैखिक वर्णक्रम, काली रेखा का वर्णक्रम या काली पट्टी का वर्णक्रम। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, कॉन्टिन्यूस सतत होता है। ठीक है, अगला, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, आपको बताना है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, -FO/FE, -FO × FE, -FE/FO, -FO + FE। तो हमने आपको सिद्ध भी कराया था क्लास में कि MO बराबर होता है -FO/FE। खगोलीय दूरबीन का यह आपका आवर्धन क्षमता हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, -FO/FE। FO क्या है? अभिदृश्य का फोकस दूरी, याद रखेंगे, और FE जो है नेत्रिका का फोकस दूरी है। ठीक है, सब याद रखने की जरूरत है। अगला, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है?
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा का। तो आपको पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से हीरा क्या होता है? ज़्यादा चमकता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी 2.42। याद रखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42, इसलिए हीरा ज़्यादा चमकता है और इसका आभूषण बनाया जाता है। ठीक। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? प्रिज्म की चौड़ाई, प्रिज्म नहीं, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा कहा जाता है। आप याद रखें, फ्रिंज की चौड़ाई को हम बोलते हैं बीटा, और बीटा बराबर होता है डी लेमडा बाई डी, कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ कि एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जिसका मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ए में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर का सूत्र सही है? अब देखिए, लेंस मेकर का सूत्र पूछ रहा है, आप लेंस मेकर के सूत्र को सिद्ध करना भी जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने बताया था पहले कि लेंस मेकर के सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, प्रूफ करने का टोटल थ्योरी मैंने आपको बताया था। तो होता है 1/f 1/f इक्वल टू μ2/μ1 - 1 1/r-1/r2, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। यही आपका लेंस मेकर का सूत्र है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसा भी लिखता है 1/f इक्वल टू μ-1। ठीक है, 1/r1 - 1/r2। तो इससे घबराने की बात नहीं है। μ2/μ1 कहने का मतलब है कि μ2 जो है यह लेंस का अपवर्तनांक है और μ1 जो है माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि उसी लेंस को हवा में रख दें तो μ1 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो μ2/μ1 का मान प्राप्त हो जाता है μ, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट, निम्न में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? यानी पानी का अपवर्तनांक कौन है? 1, 2, 1.5 या 1.33? कौन है इसमें पानी का अपवर्तनांक? तो आपको पता होगा कि पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 100 cm, 50 cm, 250 या 25? ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है कि 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आप ये एक बात और याद रखें, 25 सेंटीमीटर 10 इंच के भी बराबर होता है। ठीक है, तो पूछ सकता है और ऑप्शन में इंच में दे देगा तो वहाँ घबराइएगा नहीं, 10 इंच होगा। 25 cm लगभग 10 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन आपका डी है सही। नेक्स्ट, निम्न में कौन कुशी का समीकरण है? कुशी ने जो इक्वेशन दिया था वह कौन है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो आप याद करें, कुशी का समीकरण होता है म्यू बराबर a + b/λ²। ठीक है, यह कुशी का इक्वेशन है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। म्यू बराबर a + b/λ², कुशी का इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? तीव्रता I और लैम्ब्डा के लिए कौन सही है? ठीक है, तो रैले का प्रकीर्णन आप पढ़े होंगे। रैले नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रकीर्णन का प्रयोग दिया था और उसने बताया था कि जो प्रकाश की तीव्रता I जो होती है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन कौन है? डी सही, I समानुपाती 1/λ/4। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? यानी माध्यम बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, यह बताना है। प्रकाश के लिए दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आवृत्ति, अपवर्तनांक, वेग या तरंगदैर्घ्य। तो ये सब बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसमें बताना है कलांतर पथांतर में रिलेशन बताना है। कलांतर और पथांतर में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप याद रखें, कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है वो होता है कलांतर बराबर π/λ × पथांतर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कलांतर बराबर
2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। अब यहाँ आपको समझना है व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक विनाशी और एक समपोषी होता है। एक होता है समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो अगर विनाशी व्यतिकरण कहता है तो विनाशी व्यतिकरण में कलांतर का मान पाई का विषम गुणज होता है और समपोषी में पाई का सम गुणज होता है, पाई का सम गुणज। तो ए नंबर जो है समपोषी व्यतिकरण के लिए है, अब बी हो गया विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी में विषम और समपोषी में सम, याद रखें उसका नाम में ही छिपा है, विनाशी में विषम समपोषी में सम। तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, माने किसके वजह से प्रकाश में कलर होता है, तरंगदैर्घ्य, वेग, कला या आयाम। तो आप याद कर लेंगे कि जो तरंगदैर्घ्य है ना वही कलर का रीजन है, इन तरंगदैर्घ्य की वजह से ही क्या हो प्रकाश में रंग होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में कौन आवेश रहित है, बिना आवेश का कौन है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटॉन कण या प्रोटॉन। तो आपको पता होगा अल्फा पर प्लस आवेश होता है, बीटा पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी प्लस आवेश होता है, लेकिन फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी सही। फोटॉन ऊर्जा का एक रूप होता है, आप याद रखेंगे, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। ठीक है, अगला निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसमें कौन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखेंगे। तो ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। ऊर्जा को मापने में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन डी में दिया गया है। ईवी याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्न में कौन फोटॉन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर तो एच सी बाई लेमडा होता है, याद रखें एच सी बाई लेमडा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी 28 का आपका जो है बी आंसर होगा, एच सी बाई लेमडा। नेक्स्ट तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है, 1 बाई लेमडा का, लेमडा के, 2 बाई लेमडा के या 1 बाई लेमडा के स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा 1 बाई लेमडा स्क्वायर, यह तरंग संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, जिसको आवृत्ति बोलते हैं। अगला कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा रिलेशन सही है आपको बताना है। तो आप याद करें नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो होता है आर बराबर आर जीरो ए के पावर 1/3, आर बराबर आर जीरो ए के पावर 1/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन संबंध सही है, इसमें आपको रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन सही है। बहुत सारे रिलेशन यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उन सारे रिलेशनों में से आपको सही रिलेशन ढूंढना है। तो सही रिलेशन आपका यह है, 1u बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन औसत आयु के लिए सही है, इसमें बताना है कौन एवरेज लाइफ के लिए सत्य है। T0 इक्वल टू लेमडा या T0 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर या T0 1 बाई लेमडा या T0 इक्वल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, कौन आपका औसत आयु के लिए एवरेज लाइफ के लिए सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के हम क्या करेंगे, इसके जो द्रव्यमान संख्या है, नीचे जो परमाणु संख्या है उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 238 में से 92 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 146 आएगा। तो यह न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ऑप्शन ए सही है। आप एक और बात याद करना, नीचे वाला जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं। और ऊपर जो दिया गया है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या दिया गया है। अब इससे आप सारे संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सही है इसमें बताना है, यह क्या किया है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। आप पूछता है कि कौन सही है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है, ये तो मैंने आपको बताया था। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा डेसिमल को कैसे बाइनरी में बदला जाता है और बाइनरी को कैसे डेसिमल में बदला जाता है, काफ़ी आसान तरीक़ा से। तो यहाँ जो डेसिमल को यहाँ बाइनरी में बदला हुआ है
जो कि ऑप्शन ए है वो सत्य है। 4 का 100 होता है डेसिमल टू बाइनरी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है। द्विआधारी संख्या 1 + 1 के बराबर, यानी 1 + 1 में हम जोड़ेंगे तो 10 होता है द्विआधारी संख्या के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 + 1 बराबर 10। उसको पढ़ते 10 नहीं है, भले 10 लिखा हुआ उसको पढ़िएगा 10। 10 पढ़ना गलत है, लेकिन पढ़ सकते हैं, काम चलाऊ है। ठीक है, तो 10 पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक, ठीक है, जॉर्ज बुले एक नाम का वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुलियन व्यंजक और बुलियन मैथमेटिक्स का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर यह बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गेट यहाँ दिया गया, आप याद रखें गेट। मूल गेट 3 गो होता है, एक OR गेट होता है, एक एंड गेट होता है, याद कर लेंगे, एक होता है नॉट गेट। ठीक है, OR, एंड और नॉट गेट। तो आप तीनों को अच्छा समझ जाएंगे। जब एंड गेट कहेगा, एंड गेट, एंड तो यह गुना का प्रतिनिधित्व करता है। OR गेट कहेगा तो यह जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। और नॉट गेट जो कहता है यह रिवर्स होता है, उल्टा। ठीक है, रिवर्स का ठीक है, एक पर वार कर दिया जाता है तो रिवर्स का प्रतीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? OR गेट, तो गुना का प्रतिनिधित्व जोड़ का, तो जोड़ कौन है? डी में दिया गया। ठीक है, और वहीं रहता आपका एंड गेट, तो कौन हो जाता है इसमें? एंड गेट कोई है नहीं, ए गुना बी बराबर सी होना चाहिए, तब यह एंड गेट होता। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कौन ऑप्शन होगा आपका? डी। नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो जूल प्रति टेस्ला जो है यही चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होता है? ऑप्शन दिए गए, म्यू इक्वल टू B/H, म्यू इक्वल टू H/B, म्यू इक्वल टू BH या म्यू इक्वल टू BH/2। चुंबकशीलता कौन होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, म्यू इक्वल टू B/H। B/H ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित नमन कोण लेमडा के लिए कौन सही है? नमन कोण के लिए क्या सही है ये आपको बताना है। यानी 10 लेमडा इक्वल टू BV/BH या BH/BV या BV गुना BH या BV गुना BH का होल स्क्वायर। यानी लेमडा के लिए नमन कोण के लिए कौन सही है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BV/BH। 10 लेमडा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा है सॉरी, 10 डेल्टा इक्वल टू, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर देख लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है यह आपको बताना है। तो ये आप याद रखेंगे, पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है ना, उस पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 41, चुंबक की चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। यहाँ देखिए LG और LM में क्या संबंध होता है आपको याद रखना है। तो आप चुंबकीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई तो समझते ही होंगे। इससे अगर हम क्या करते हैं, चुंबक बनाते हैं तो इसमें दो क्या होता है? पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होता है ना, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, टोटल लंबाई। और एन से एस तक के दूरी को बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। तो इसके बीच क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो ये जो रिलेशन होगा आपका चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच का जो संबंध होता है वो होता है LM बराबर 5/6 LG। LM बराबर 5/6 LG होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगर प्रतिशत में कहेगा तो लगभग 84% आता है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है आपको ये बताना है, म्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो निर्वात की चुंबकशीलता होती है 4π10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? 0, 1, इंफिनिटी या 100।
कौन होता है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है, तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है C = 1/√μ0 × ε0। ठीक है, तो म्यू0 ε0 कौन है, ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का मान होता है, एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है। तो एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 10⁻⁻7 मीटर के लगभग। ऑप्शन ए में आपका सही दिया गया है, 10⁻⁷ मीटर के लगभग होता है, अप्रॉक्सीमेट है, यह क्लियर नहीं रहता है। ऑप्शन ए सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यहाँ दिया गया ई वेक्टर के समानांतर, बी वेक्टर के समानांतर, बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर के समानांतर, या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये तो सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अगला, प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे बीमा बताए गए हैं, आप याद कर जाएंगे। जो प्लांक नियतांक है उसका बीमा होता है mL/2 T⁻⁻1, जो कि ऑप्शन ए है, mL/2 T⁻⁻1, ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, निम्न में कौन सही है, इसमें रिलेशन बहुत सारे दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा रिलेशन आपका सत्य होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछता है, तो आप याद कर लें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पहले भी बताया था ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, -19 कूलाम, ऑप्शन ए आपका सत्य होगा। ठीक, नेक्स्ट, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक कौन है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक, यानी आपको फॉर्मूला बताना है कौन सा सही होगा। तो रेडियोधर्मी क्षय जो है वो होता है n = n0 e⁻⁻t, n = n0 e⁻⁻t, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, यह रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा कण के लिए कौन सही है। अल्फा कण के लिए कौन सही है, तो आप याद रखें अल्फा कण जो होता है ना उसका परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। और आप निकाल सकते हैं आसानी से कौन सत्य होगा, यानी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या क्या होता है 4 होता है। तो परमाणु संख्या 2 का मतलब प्रोटॉन 2 होगा, न्यूट्रॉन 2 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2। ठीक है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल का वैल्यू बताना है, तो एल बड़ा होता है NH, ठीक है, बटा 2π, NH/2π। तो ऑप्शन इसका भी ए में ही दिया गया है, एल बराबर NH/2π, ऑप्शन ए इसका भी सही है। अगला, कैथोड किरण समूह है। देखिए किरण दो प्रकार का मुख्य रूप से जब हम क्या करते हैं, एक निर्वात नली लेकर के प्रयोग करते हैं तो इसमें से दो प्रकार की किरणें निकलती है। अगर कैथोड मार्ग से किरण निकल रही है तो कैथोड किरण, एनोड मार्ग से निकलती है तो एनोड किरण कहते हैं। जिसमें कैथोड किरण जो होती है वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है और एनोड किरण प्रोटॉनों का धन आवेशों का प्रवाह होती है। तो यह पूछा जा रहा है कैथोड किरण तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वहीं कहता है एनोड किरण तो प्रोटॉनों का प्रवाह हो जाती है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो गया। परमाणु में अवस्थित मूल कण है, तो परमाणु में कौन कौन सा कण है जो मूल कण होता है, तो परमाणु तो 3 को मूल कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ 2 को ही चुनना है। जब आपको 2 चुनना पड़ जाए, याद रखेंगे जब आपको 2 चुनना पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, इसका मौलिक कण हो गया। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है।
किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान क्या संरक्षित होता है? तो किरचॉफ का जो नियम है यह आवेश से संबंधित है, आवेश से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, आवेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा μ0/I/2r। ऑप्शन ए सही हो गया इसका भी। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं आर त्रिज्या वाले, ठीक है, करेक्ट है, ऑप्शन यही सही है। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक μ0/2π ही होता है। करेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कौन सही है? आपको रिलेशन बताना है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान आता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, अगला कौन सही है? इसमें भी आपको एक टेस्ला का मान बताना है। एक टेस्ला का मान क्या होता है? तो एक टेस्ला इक्वल टू होता है 1 टेस्ला 1 पर एम्पियर पर मीटर। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 पर एम्पियर पर मीटर। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम या अनंत। अगर आदर्श वोल्ट मीटर की चर्चा करता है तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। ऑप्शन डी सही है, अनंत। ठीक है, ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है। ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है? तो ए मीटर जो है उसका धारा सुग्राहिता धारा बटा विक्षेप होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, धारा बटा विक्षेप। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व है उसका मात्रक याद रखेंगे हेनरी होता है। हेनरी होता है। ऑप्शन डी सही है, हेनरी। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अगला, निम्न में कौन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? IRMS का वैल्यू क्या होता है आपको ये बताना है। तो IRMS का जो वैल्यू होता है 0.707 I0 होता है। ऑप्शन ए में दिया गया आपका, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 0.707 I0 होगा। ठीक है, निम्न में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो याद रखें XL का जो वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा इंटू एल होता है, जो कि ऑप्शन ए है, ओमेगा एल। बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए में आंसर दिया गया है, ओमेगा एल हो गया। अगला, निम्न में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है। फिर से क्वेश्चन, निम्न में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात का मान क्या होता है? तो धारितीय जो प्रतिघात है उसका मान होता है XL इक्वल टू 1/ω/c। ऑप्शन ए सही है, XC इक्वल टू 1/ω/c। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला, LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? तो आप इसको याद रखें, LR परिपथ का प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता है √R² प्लस ω/L²। ठीक है, ω/L², जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो शिखर मान होता है 220√V। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा कितना होता है? धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू LI। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल कितना होता है? कार्यकारी बल F का वैल्यू क्या होता है ये आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल F होता है उसका मान होता है L
एल इंटू बी वेक्टर, आई एल इंटू बी वेक्टर, सॉरी, एफ इक्वल टू आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन व्यंजक बेहुद शक्ति के लिए सही है? बेहुद शक्ति P का मान आपको बताना है। तो बेहुद शक्ति का जो मान होता है वो होता है P इक्वल टू वी बटा आर स्क्वायर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। अगला, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है? मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता है? तो 1/60 सेकंड होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता आप याद रखेंगे 1/60 सेकंड होता है। ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार फिजिक्स के 70 प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। फिर कल मैं आपको बताऊंगा मैथ या केमिस्ट्री का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसका गेस्ट क्वेश्चन भी मिल सके। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा, जो 100% आपके परीक्षा में आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।